नमस्कार आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के ग्राम बखरा गांव में। आपको बता दें आज 27 जनवरी, कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस था, जहां एक साथ पूरा देश हर्ष उल्लास में था, खुशियों में डूबा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन भी जारी था। आपको बता दें दिल्ली के कई इलाकों से कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। कई तस्वीरें विचलित करने वाली थीं, कई तस्वीरें वायलेंस की थी और कई तस्वीरें गणतंत्र को दागदार भी करने वाली थीं। ये कौन लोग थे, कहाँ के लोग थे? इन्हें किसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के जो शांतिपूर्ण तरीके से उनका आंदोलन था, उनको ज़रूर बदनाम करने की कोशिश थी। आज हमारे साथ हैं ज़िला प्रवक्ता ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नदीम आरिफ साहब। इन्हीं कई मौजू पर आज हम इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। नदीम साहब, स्वागत है आपका जी। नदीम आरिफ साहब, पहले तो ये हमारा पहला सवाल है कि जिस हिसाब से किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है और कल की जो तस्वीर थी हिंसा की भी थी और किसानों का, कुछ किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ लोग घुस जाते हैं और उनका जो शांतिपूर्ण तरीके का जो प्रोटेस्ट होता है उसमें वायलेंस करते हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या मान रहे हैं? नहीं, वायलेंस जो हुआ उसकी तो हम भरपूर निंदा करते हैं और किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने भी उसकी निंदा की है, लेकिन ये संयोजित तरीके से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने किया है। क्योंकि आज 2 महीने से शांतिपूर्ण एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, कोई घटना नहीं हुई, कोई आपने देखा कोई किसी तरीके की हिंसा या वायलेंस नहीं था। और बड़े नेताओं को यह शुभा था कि 26 जनवरी को जब हम परेड करेंगे तो सरकार बैकफुट में आने के बजाय इस तरीके की छोटी हरकतें अपने आदमियों द्वारा करवाएगी कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। और ये पूरी तरीके से सिर्फ उसी आंदोलन को बदनाम किया। इससे पहले की घटनाओं में भी आप देख लीजिए कि यही आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने आंदोलनों को बदनाम करके भंग करने की कोशिश की। आपका कहना यह नदीम साहब कि सरकार जो है ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है किसानों को? बिल्कुल, आप किसान आंदोलन के बड़े नेताओं को देख लीजिए, उनके लगातार बयान आ रहे थे। आपके मीडिया के लोग ही थे, जिसे अभी पंडित थी, वो नाम देखिए पूरी तरीके पूनम पंडित थी, तो उनसे बार बार मीडिया पूछ रही थी। उन्होंने कहा कि इस तरीके की अगर कोई बात होती सरकार उसकी जिम्मेदार है। और 2 महीने से किसान आंदोलन पे पूरे देश का किसान रोड पे ठंडक में बैठा हुआ है, सरकार उसकी क्यों नहीं संज्ञान लिया? 26 जनवरी का इंतजार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? नदीम साहब, कल समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने, कई दिग्गज नेताओं ने वो रैली निकाली, ट्रैक्टर रैली निकाली आजमगढ़ में, पूर्व सांसद रमाकांत यादव से लेकर और भी तमाम नेता। तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मामले में नजर नहीं आई आजमगढ़ में? इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा, जब से किसान आंदोलन था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। हम लोग जानते थे कि 26 जनवरी ही के दिन अगर इस तरीके का हड़बोंग किया गया तो सरकार द्वारा या बीजेपी आरएसएस के तत्वों द्वारा हिंसा वायलेंस बनाया जाएगा। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से परजोर उसकी गवर्नमेंट की मजम्मत की और किसान आंदोलन के साथ खड़े रहे। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने माहौल से इसी एक बड़ा आयोजन किया था, हमारी रैली नहीं होने दी गई, उस पर बैन लगाया गया, फोर्स लग गई, लेकिन उन्होंने जमकर सरकार पे हल्ला बोला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप जानते हैं हर चैनलों पर हल्ला बोल रहे हैं। हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं कि वायलेंस हो जाने का खतरा था, तो देश की इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये ट्रैक्टर वाली रैली का यहाँ पे कोई या इस तरीके का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। दूसरी चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि पिछली 12 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सांसद, उनका पूर्वांचल में दौरा होता है, आजमगढ़ में भी उनकी एंट्री होती है और कहीं ना कहीं ये बताया जा सकता है कि वो सियासी दौरा उनका था। और दूसरी चीज़ ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन तलाशने निकल चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? उत्तर प्रदेश पे अभी हम लोगों ने 143 सीटों का सर्वेक्षण पूरी तरीके से कर लिया। 200 सीटों का हमारा लक्ष्य है, 200 सीटें हम चुनाव लड़ेंगे, 200 सीट और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। अगर हमारे हालात और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश रहा तो 403 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा अलायंस बड़ा हो रहा है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी जी, एक सवाल और आपसे नदीम साहब की, आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव जी का कि जो ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और ये बीजेपी को लंबा चौड़ा फायदा पहुंचा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
अखिलेश यादव जी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो उनको डर सता रहा है कि माइनॉरिटी का वोट जो आज 66% से लेकर 76% तक हमेशा सपा के साथ खड़ा रहा, वो खसकने का उनको डर सता रहा है। नहीं तो 1989 में पहली मरतबा जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो कहीं ना कहीं जनसंघ का समर्थन मिला। अखिलेश यादव बराबर आदित्यनाथ योगी साहब से मिलने जाते हैं, उनकी जो मुलायम सिंह यादव की जो बहू है आदित्यनाथ योगी की तारीफ करती हैं। मुलायम सिंह यादव एक आजमगढ़ के सांसद होने के साथ, आपके इसी आजमगढ़ के सांसद थे, संसद में बैठ के कहा कि दोबारा हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। ऐसे लोग अगर ये कहते हैं कि हमारी इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम है, तो मैं अखिलेश जी को अभी और कुछ नहीं कह सकता, बड़े नेता हैं जी। नदीम साहब, आप राष्ट्रीय पार्टी जो आपकी है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद ही माहौल में प्रदेश अध्यक्ष साहब के घर पर उन्होंने एक नेशनल टीवी चैनल के सामने कहा था कि राजनीति की मैं एक लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं। तो इस जुमले पर भी काफ़ी घमासान हुआ। तो इस जुमले का क्या कहना, असद साहब क्या कहना चाह रहे थे? असद साहब ये कहना चाहते थे कि जैसे हम लोगों ने बचपन से एक सीरियल देखते रहे या एक अफसाना पढ़ते रहे कि एक लैला थी, उसका एक दीवाना था जो मजनू था, जो दीवानगी की हद को छू लिया था। तो बनारस से मैंने उनको रिसीव किया तो उनकी मैंने दीवानगी देखी, जो इस तरीके का इतना बड़ा काफिला और इतना बड़ा सम्मान आज तक मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का नहीं देखा। जगह जगह शहर जाम हो गए। तो उन्होंने उस भीड़ और उस मोहब्बत को देखते हुए बिल्कुल उन्होंने ये जो मुहावरा, एक मुहावरतन उन्होंने मोहब्बत के पैमाने को बताने के लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया, और बिल्कुल जायज़ था वो मुहावरा कि वो वाकई मोहब्बत जो है लोगों की, जनता की, आवाम की दीवानगी की हद को छू रही है। जी बिल्कुल। और आप भी कहीं ना कहीं कनेरी से महाप्रधान पद के उम्मीदवार हैं, तो आपकी पार्टी कहीं ना कहीं जो जिला पंचायत सदस्य के जो चुनाव हैं वो भी लड़ा रही है। तो आजमगढ़ में ऐसी कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हम आजमगढ़ की 84 सीटें पूरी लड़ेंगे, और अब की बार इंशाअल्लाह ताला आजमगढ़ में अपना जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो 84 सीटों पे आप लोग चुनाव बिल्कुल एकदम। तो अभी आने वाले, अभी तो एक साल महज बचे हुए हैं विधानसभा के इलेक्शन को, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में घमासान और हलचलें भी तेज हो गई हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले 2022 में किसकी सरकार बन सकती है? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर जो भी विपक्षी पार्टियां हों, उनमें काफ़ी खलबली मची हुई है। देखिए, पार्टियों के पास खलबली मची हुई है, ये लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं है। 2 मरतबा 2017 का चुनाव आपने देखा, ये बीजेपी को रोकने में नहीं सामर्थ्य हुए। 2019 में ये बीजेपी को नहीं रोक पाए। हमारा अलायंस इंशाल्लाह बहुत मजबूत है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं हमारे दरवाजे खुले हैं, हमसे जो अलायंस बनाएंगे हमारे पास पूरा, वरना बीजेपी को रोकने की ताकत हमारे अंदर, अपनी सरकार बनाएंगे। साहब, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। तो 2019 में और 2017 में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रिशादी साहब ने समन भेजा था। उस समन पे अभी तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिग्नेचर क्यों नहीं किया, और क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को अपने साथ सम्मिलित किया, जबकि आजमगढ़ की प्रमुख पार्टी है? आप ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मौलाना आमिर रिशादी साहब बहुत सम्माननीय हैं। समन भेजकर राजनीति की जाती है कि बैठकें की जाती हैं, तालमेल बनाए जाते हैं? उलमा काउंसिल के लोगों से मैं पूछूंगा कि कितने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लें। प्रदेश अध्यक्ष हमारा माहौल में है, यही आजमगढ़ में माहौल में उलमा काउंसिल का कोई वफद प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर कोई राजनीतिक तालमेल करने की बात की है तो हमें बताएं। तो ये जो चीज़ें हैं, वो स्थितियां तो हर कोई नहीं समझ पा रहा है। जो लोग हैं, जो जनता है, वो नहीं समझ पा रही है। जनता का तो यही कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आरयूसी के साथ नहीं अलायंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से अभी आप बात कर लें, आपको जवाब देंगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लें। बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश चला रहे हैं, जितने अलायंस हुए हैं सब उनकी मौजूदगी में हुए हैं। तो यानी मिला जुला कर कि आप लोगों का या आपकी पार्टी का एक तरीके से कह लीजिए तो मकसद यही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना और अपनी हिस्सेदारी की बात करना। बिल्कुल, हमारा मकसद 2 है, एकदम खुला हुआ मकसद है कि हमको हिस्सेदारी से वंचित किया गया है, हमको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। उस हिस्सेदारी के साथ बहुत मजबूती से हम बीजेपी को, अभी आप देख लीजिए कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम लोग 2014 से देख रहे हैं, बीजेपी को तो रोक नहीं पा रहे हैं। अब बीजेपी के नाम पे हमें कितना डराएंगे? आपको मैं आंकड़ा बताता हूं कि आज अभी इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव नहीं लड़ा। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, इनके आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा। आप नोट कर लीजिए, आप बड़ा, आपका चैनल है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वक्ती तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी 325 सीटों पे है। आप उसके बाद 2022 के चुनाव पे इंशाल्लाह आप ही के चैनल से मैं इंटरव्यू दूंगा कि 325 के आंकड़े घट जाएंगे, उसको हम रोकने का काम करेंगे।
तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कि बीजेपी जो अभी है सरकार में है, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल या फिर ये सारी पार्टियों को अलग कर लीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चुनाव लड़ती है 2022 के विधानसभा इलेक्शन में, तो इससे कहीं ना कहीं अच्छा खासा फायदा पहुंच रहा है कि नहीं बीजेपी को? ये बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचेगा? आप बताएं कि बीजेपी को फायदा कैसे पहुंचेगा? मैं वही तो बता रहा हूं, 325 सीटों बीजेपी वोट के बंटवारे से जो मराठी के वोट हैं और तमाम भर के समाज के वोट हैं, तो उनमें तो बिखराव होगा। भाई देखिए, ऐसा हमारे साथ कुशवाहा हैं, पटेल हैं, हमारे पास भर हैं, ये तो तमाम लोग इस वक्त ऑलरेडी बीजेपी के वोटर बन चुके हैं। ये वोट उनके कटेंगे, हमारी ही पार्टी बहुत बिखराव नहीं होगा। बिल्कुल कोई बिखराव नहीं होगा, मजबूती से बीजेपी को ब्लॉक करेंगे। आज की डेट में आप देख लीजिए बीजेपी से लोग कितने गुस्से में हैं। और जो दिल्ली में जो हिंसा हुई, जो उग्र प्रदर्शन हुआ, और उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार को बैकफुट पे आ जाना चाहिए, इससे बड़ा कोई दिन देखना चाहती है सरकार? आज हमारे गणतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, और 72 सालों की जो मर्यादा थी इस देश के, लाल किले पे एक धार्मिक झंडा फहराया गया, साथ ही साथ इस राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। तो सरकार अब क्या करना चाह रही है इसमें? किसान क्या करना चाह रहे हैं? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि लोगों ने कहा कि किसान लाल किले में घुस गया और गणतंत्र दिवस की बड़ी वो हुई, बदनामी हुई। तो मैं बता दूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही लाल किले को कागजी तौर से डालमिया को बेच चुके हैं। वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है, सरकार की कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं है जी। डालमिया साहब को लाल किला माननीय प्रधानमंत्री जी बेच चुके हैं। और रही जहां किसान को आंदोलन करने की, तो अब कोई रास्ता नहीं बचा। हर तरीके से बातचीत करके किसान आज 2 महीने से रोड पे है। आप सोचिए कि जब अन्नदाता ही नहीं देश में बचेगा, कारपोरेट को आप दे देंगे, आप तो सब चीज़ें बेच चुके हैं। तो बिल्कुल तत्काल में मीटिंग बुलाकर सरकार को इस काले कानून को बिल्कुल वापस लेना चाहिए। इतनी क्रूर और निर्दयी सरकार तो अंग्रेजों की भी नहीं थी जितनी माननीय हमारे मोदी जी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ नदीम आरिफ साहब, जिनसे हमारी खास गुफ्तगू हो रही थी। आज जो कनेरी से महाप्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं और जिला प्रवक्ता भी हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, इनका साफ साफ कहना है कि हमेशा से ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद 2 रहा है। एक तो अपनी हिस्सेदारी की बात करना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देना। तो कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा जो चुनाव होना है उसमें कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकती हैं, और सरकार किसकी बननी है अभी से आकलन या आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि तस्वीरें वो बहुत अभी जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो अभी तैयार होना बाकी है। अभी देखते हैं क्या माहौल होता है 2022 इलेक्शन का। नदीम आरिफ साहब से खास बातचीत में ये भी पता चला कि सरकार को ये किसानों का कृषि कानून जो है इसको वापस ले लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से घातक है किसानों के लिए, और किसानों के साथ हम खड़े हैं, संवैधानिक तरीके से खड़े हैं, ना कि जलसा जुलूस और रैली करके, क्योंकि ऐसे में हमारी छवि को खराब भी किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों द्वारा। कैमरामैन माज अहमद के साथ उमैर आजमी, बखरा, आजमगढ़।